बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। दर्शकों, आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज दर्शकों, योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्होंने देश में चल रहे अलग अलग जिहाद का जिक्र किया। लेकिन दर्शकों, इन जितने भी जिहाद के केसेस सामने आए हैं, जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इनको दहन करना बहुत जरूरी है। पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। भारत में थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद एक नया जिहाद का इजाफ हुआ है जिसका नाम है फ्रेंड जिहाद। जो उत्तर प्रदेश की सूर्या की घटना हुई है, सूर्या नाम के बालक की, वो दोस्ती जिहाद था। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी। कोई भी ऐसा भारतीय नहीं जिसके अंदर भारत का डीएनए है, वह किसी न किसी रूप में प्रभु श्री राम के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो। कोई ऐसा भारतीय आपको नहीं मिलेगा। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। और दर्शकों, आज आपको बताऊंगा एक एक जगह से खबरें जो सामने आ रही। लेकिन पहले आप ये देखिए, लखनऊ में इसी पर आरोप लगाए, देख रहे हैं लव जिहाद का मामला है, सीरिया भेजा गया है। बिल्कुल केरला स्टोरी जैसा केस सामने आया। उसके बाद शामली में, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ये था आयुष, ये बन गया है मोहम्मद अली दर्शकों। और ये रुक नहीं रहा है मामला। ऐसा ही एक मामला सामने आया मेरठ से, जहां पर हिंदू मॉडल ने आरोप लगाए हैं गंभीर। लेकिन आप ये तीनों केसेस देखिए और सोचिए कि आखिर ये चल क्या रहा है। आपको दिखाता हूं कि आखिर लखनऊ से मामला सामने आया और इसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आए। अब दर्शकों, यहां देखा आपने, आरोप लगाया जा रहा है कि सीरिया लेकर जा रहा था, लेकिन इधर मेरठ में मॉडल ने शोषण का आरोप लगाया। इसे भी सुनवाइए जरा, क्या आरोप लगा रही हैं ये। कहते रहते हैं हमें बहुत टाइम हो गया। तो मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपने मजहब में, अपनी बरादरी में शादी कर ली मॉडल लड़की से। ये तो हुआ लव जिहाद दर्शकों। अब आप देखिए लैंड जिहाद। यहां बेगम बाग में मस्जिद और उसके आसपास का अतिक्रमण ध्वस्त किया था। दर्शकों, ये एक जगह पर कब्जा करते हैं और धीरे धीरे पूरा मार्केट बन जाता है, जो आपको दिख रहा है। एक एक दुकान आप देखिए, यहां पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, इन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर। ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, यहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। और यही तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आखिर कैसे ये लैंड जिहाद चल रहा है। लेकिन दर्शकों, देश भर में कई तरह के जिहाद चल रहे हैं। मैं आज आपको बताता हूं कितने तरह के जिहाद आ गए। दिखाइए इधर। सबसे पहले आप देखिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फ्रेंड जिहाद, थूक जिहाद, जूस जिहाद, गौ जिहाद, स्कूल जिहाद, रेल जिहाद,
और डेमोग्राफी जिहाद। और ताजा ताजा आया दर्शकों कॉर्पोरेट जिहाद। ये आप देखिए, ये जिहाद का चक्रव्यूह आपको घेरे हुए है और इसमें आप देखिए लगातार ऐसी खबरें आती हैं। कोई प्रेम जाल में फंसाता है, कोई थूक डालकर खाना खिलाता है, कोई जूस पिलाता है, कोई कब्जा कर लेता है जमीन पर। सवाल ये कि आखिर ये जिहाद करने वाले कौन लोग हैं, इनकी आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा और कैसे इस जिहाद के चक्रव्यूह को योगी आदित्यनाथ तोड़ेंगे ये भी आपको समझाऊंगा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बहुत टाइम हो गया, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। रामराज की परिकल्पना करने वाले योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में जिहाद का वायरस तेजी से फैल रहा है। शामली में पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका आयुष मोहम्मद अली बन गया। लखनऊ में आरोपी इरशाद ने ट्रैप में फंसाकर हिंदू लड़की को सीरिया भेज दिया और मेरठ में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हिंदू मॉडल से 10 साल तक शोषण के बाद 3 बार अबॉर्शन कराया। उसने मुझसे शादी ना करने का कारण यही था कि वो चाहता था कि मैं धर्म परिवर्तन करूं अपना, और मैंने मना कर दिया, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। तो उसने उसको लगा कि ये तो नहीं करती, उसने अपने मजहब में अपनी बरादरी में शादी कर ली मोहम्मद लड़की से। जिहाद का इतना वेरिएंट आ चुका है जिसकी गिनती कम पड़ जाएगी, लेकिन साजिश खत्म नहीं होती। कभी हिंदू दोस्त की कुर्बानी, कहीं कॉर्पोरेट ऑफिस में कलमा पढ़ाया जाता है तो कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा, रातों रात मजार खड़ी कर दी जाती है, जिसका इलाज योगी सरकार ने शुरू कर दिया है। जिहाद के हर वेरिएंट का सुपर डोज तैयार हो चुका है। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है, इसका उदाहरण है याद करना लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। सनातन के खिलाफ नफरती सोच की सनक पालने वाले जिहादियों को मुख्यमंत्री योगी ने चेतावनी दी। उन्होंने बता दिया, चाहे जिहाद जो भी हो, उत्तर प्रदेश में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अब दर्शकों जरा सोचिए कैसे ये जिहाद एक के बाद एक सामने आ रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कौन है जो इस तरह से प्रदेश में माहौल खराब करता है। दिखाता हूं मैं आपको, ये आप देखिए। यूपी में लव जिहाद जैसी घटना तेजी से बढ़ रही है। यूपी के कई शहरों में लव जिहाद का केस दर्ज किया गया दर्शकों, जिसमें लखनऊ, शामली और मेरठ जैसे जिले शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाली घटना तो लखनऊ पीजीआई से सामने है। परिवार ने 21 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत की। आरोप है कि हिंदू लड़की को फंसाकर, ये आप देख रहे हैं सीरिया में इसी तरह से बंधक बनाया जाता है, उसे सीरिया लेकर गए और इस कांड में पीजीआई में तैनात डॉक्टर अजमल पर भी गंभीर आरोप लगे, जो डॉक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। आरोपी इरशाद को भगाने में डॉक्टर का भी हाथ बताया जा रहा है। शिकायत में कहा गया कि आरोपी उसके घर आता जाता था। परिवार ने बताया कि इरशाद घर में रक्षाबंधन के दिन आया था और बेटी से राखी बंधवाई, जिसके बाद घर आने जाने लगा। इस दौरान चुपके से उसकी अश्लील तस्वीरें भी बनाई और हिंदू लड़की को सीरिया भेजने की बात कहने लगा। अब आपको बताऊं, कुछ ऐसी घटना लखनऊ के पारा थाना इलाके से भी सामने आई, जहां जुबेर अंसारी और उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज हुई है और इसको लेकर अब जांच की जा रही है। लेकिन हमने पीड़ित परिवार से बातचीत की, वो क्या कहते हैं सुनिए ध्यान से। तीसरे दिन फिर फोन आया बीटू से कि जगह लेकर है अन्नू, तुम आ जाओ यहाँ। तो अन्नू ने यहाँ कही, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दी है। तासे एक दिन पहले मेरे को बताया मम्मी कि ये मेरे बामे देखो फ़ोन में मैसेज इंस्टाग्राम पर डाल रहा है, तुमको सीरिया ले जाऊंगा और ना मेरी बात मान लो, वहीं सीरिया में ले जाऊंगा, वहीं तुम्हारा धर्म पतन का कहते हैं वो करूंगा, जाके बदलवाऊंगा। ये ऐसे कह रहा था, धमकी दे रहा था फ़ोन पे नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे उसने चैट डाला था। ये इंस्टाग्राम पे बोला। फिर उसके बाद 21 तारीख को मेरी बेटी गई है सर। मैंने गांव का लड़का था, बोला कि आंटी आपको पता है अन्नू अतिका है और इसाद खान वही तुम्हारी लड़ाई चल रही थी, वही देखो उठा के अन्नू को ले गया है। मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है उस लड़के में, सब उठा ले जाएगा। कि नहीं आंटी मेरे पास फ़ोन आया है, जिसके मेरे छोटे बेटे के पास फ़ोन आया था। लेकिन ये तमाम घटनाएं दर्शकों यूपी में सामने आ रही हैं। लगता है कि कोई साजिश की जा रही है और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ काफी चिंतित हैं। लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में है और वो कह रहे हैं कानून तो बनाया है, अगर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे।
लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये जितने भी तरह के जिहाद मैंने आपको दिखाए, इसके बाद यूपी सरकार तगड़ा एक्शन लेने वाली है और ऐसा एक्शन होगा कि अब जिहाद करने वाले पछताएंगे। ये आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जिहाद की बढ़ती घटना के बाद सीएम योगी एक्शन में है। इस बार उन्होंने लव के साथ लैंड जिहाद का भी जिक्र किया है। सीएम योगी ने साफ साफ कह दिया कि यह बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी नकारात्मक ताकतें प्रभाव में आती हैं तो धर्म पर सबसे पहले हमला किया जाता है। तहस नहस करते हैं दर्शकों ये लोग धर्म को। उन्होंने बताया कि लव जिहाद डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए किया गया है और इनमें सबसे पहले केरल हाई कमीशन ने 2009 में चिंता भी जाहिर की थी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानून बनाया। देख रहे हैं ना आप, एक एक जिहाद को कैसे टारगेट पर लिया है। बावजूद इस तरह की घटनाएं प्रदेश में तेजी से बढ़ी हैं दर्शकों। सीएम योगी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, आपको और हमें जागरूक रहना होगा और समझना होगा कि जिहाद रोकने के लिए आदर्श उदाहरण प्रभु श्री राम है। साथ ही उन्होंने मारीच और सुबाहु को लैंड जिहादी बताया। योगी ने कहा कि हमें लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को देखना भी होगा, उनसे निपटना भी होगा, जो लैंड डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं लैंड जिहाद के चलते। और उन्होंने कहा कि मारीच और सुबाहु भी तो देश में लैंड जिहाद से जुड़े हुए हैं, देश की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। ऐसे तत्वों से हमें निपटना होगा और उसके लिए ये आप देख रहे हैं हर तरह का जिहाद योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं इसे लेकर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी। प्रदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी अजीब हैं। लव से प्यार नहीं, उन्हें लैंड से प्यार है। आप गोरखपुर में पता कर लो सब ज्यादा रजिस्ट्रियां किसकी हुई हैं, तो उन्हें तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, यहां पर घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये आप देख रहे हैं राजनीति हो रही है। और आज अखिलेश यादव की ये तस्वीर बड़ी चर्चा में, ना सिर पे लाल टोपी है, ना ही कुर्ता पायजामा है। यहां अखिलेश यादव व्हाइट टी शर्ट में है और आराम से एयरपोर्ट पर घूम रहे हैं। देखिए आप, ये लुक आपने अखिलेश यादव का नहीं देखा होगा। देखिए अखिलेश का नया लुक वायरल हो रहा है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, 27 में चुनाव है, उससे पहले यूपी में सियासत हो रही है और सियासत में अब राम मंदिर में पैसे के गबन का आरोप लगा दिया अखिलेश यादव और इसको लेकर पूरी तरह से सफाई भी दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से कहा गया है कि आरोप झूठे हैं, लेकिन इसका जिक्र आज किया गया है। और आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे जगत गुरु रामभद्राचार्य के पास। दिखाइए जरा कैसे उनकी मुलाकात हुई, कान में क्या कहा, आशीर्वाद दिया। सम्मान हो रहा है। जरा माइक कटा दो, तो दो वाक्यों से बोल रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लगे, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मान हो रहा है। जरा माइक कटा दो, तो दो वाक्यों से बोल रहे हैं। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने योगी आदित्यनाथ से कान में क्या कहा है, इसकी भी चर्चा की जा रही है दर्शकों।
लेकिन खबर यह है कि सियासत इसी मुद्दे पर हो रही है और सियासत में जबरदस्त फाइट है दर्शकों। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। यूपी चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर पर सियासत होने लगी। इस बार अखिलेश यादव ने मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोप लगाए, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए तीखा हमला बोला है, पलटवार किया है। उन्होंने कहा प्रभु राम के साथ द्रोह करने वाले गलत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के साथ मारीच और रावण ने भी द्रोह किया था। मारीच रावण का जन्म उच्च कुल और श्रेष्ठ व्यवस्था में हुआ था, लेकिन प्रभु राम से द्रोह करने की वजह से पशुवत मारे जाते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा पहले अयोध्या में गोलियां चलती थी, तब भगवान राम का भक्त अयोध्या नहीं जा सकता था, और अब राम भक्त के अलावा रामद्रोही घुस नहीं पा रहे हैं वहां पर। आज अयोध्या चमक रही है, नई अयोध्या का मॉडल सामने है और इसको लेकर यूपी में सियासत हो रही है। सुनवाता हूं आपको। रामायण कालखंड के भी उदाहरण आपके सामने है। मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं, लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं। और हमारे पवन सुत हनुमान जी हैं या विभीषण हैं, सामान्य जीवन में उनको भले ही जन्म के समय उसके उपरांत कितना सम्मान मिला, लेकिन राम की संगत में आने के बाद लोग पूज्य हो गए, सबके लिए पूज्य हो गए। जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीजें बाहर निकल करके आई हैं, और फिर कभी कई अखबारों ने लिखा उसके बारे में। डबल इंजन की वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। पीओके दर्शकों आजाद होने वाला है। पीओके के लोगों ने कह दिया है अब इस फील्ड मार्शल यानी मुल्ला मुनीर और शहबाज के बहकावे में नहीं आएंगे। अब हमें आजादी चाहिए। पाकिस्तान जो भिखारी बना हुआ है वो भी बहुत बड़ा कारण है। आज पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए पीओके में चल क्या रहा है। लेकिन दर्शकों, इधर आपने देखा आजादी की मांग की जा रही है। अब मैं आपको बताता हूं पीओके में हो क्या रहा है। दिखाइए तस्वीर। यहां पर मुल्ला मुनीर की फौज है और पीओके में आम जनता है। दोनों आमने सामने आ गई है, गोलियों की तड़तड़ाहट है। सुनवाइए जरा इसे। ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता कोटली। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे। ये आवाम निकल चुकी है मीरपुर से
मुजफ्फराबाद के लिए बारस्ता कोटली। देख लिया दर्शकों आप, अब मैं आपको दिखाता हूं पीओके कैसे चल रहा है। दिखाइए जरा इसे, फुल फ्रेम दिखाइए। पीओके में आग की जा रही है। लेकिन दर्शकों आप देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, यानी वहां पर खुलेआम सीने पर गोलियां दागी जा रही हैं। दिखाइए जरा कैसे पाकिस्तानी फौज हमला कर रही है। लेकिन दर्शकों ये मुनीर की फौज की खैर नहीं, अब वहां की जनता ने आर पार का मूड बना लिया है। और देखिए कैसे ये मुनीर के डरपोक फौजी भाग रहे हैं। लेकिन दर्शकों आज दुनिया को ये तस्वीर देखनी चाहिए, आप भी देखिए और बताइएगा कि भारत में विकास हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इधर आप देखिए, ये है भारत का कश्मीर, यहां पर विकास हो रहा है। दर्शकों आज हमने ज़ौजिला टनल का ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां आप देखिए पीओके में क्या हो रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में गोलियां बरस रही हैं, लोग मर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। और दुनिया देख ले भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्या हालात हैं। लेकिन दर्शकों आप पीओके बवाल की तमाम खबरें देख रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि पीओके में बवाल की वजह क्या है। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले चुनावों में मुनीर का दखल, सबसे पहली वजह। दूसरी वजह 12 सीटों का आरक्षण, यह क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे से। आटा दाल की भयंकर किल्लत है पीओके में दर्शकों, और वहां महंगाई ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके बाद आता है नंबर सस्ती बिजली का, इस वजह से पीओके अंधेरे में है। और आखिरी पॉइंट है दर्शकों फौज की गुंडागर्दी। ये मुनीर की फौज जो गुंडागर्दी कर रही है वो भी सबसे बड़ी वजह है। अब ये 6 वजह आपने देखी, एक एक वजह पूरी तरह से आपको आज समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अब पीओके के लोग क्या भारत में आना चाहते हैं। पहले रिपोर्ट देखिए। कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल पीओके को भारत में आना ही था। लो इसकी चिंगारी अभी से फूट पड़ी। हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे। मुनीर की जिद और शहबाज की अय्याशियों से महंगाई की मार ने पीओके में विद्रोह करा दिया। विद्रोह भी ऐसा कि गोलियों से सीने छलनी हो गए। मुजफ्फराबाद के रवलाकोट में लाशें ही लाशें बिछ गईं। इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। यानी पीओके में धुरंधर प्लान एक्टिवेट हो चुका है। पीओके के घर वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखते जाइए कैसे विद्रोह की आग में खंड खंड होकर पाकिस्तान अखंड भारत के सपने को पूरा करेगा। आज सबसे पहले आपको बताऊंगा पीओके में कैसे नरसंहार कर रहा है ये मुनीर। ये मुनीर डरपोक है, ये भारत से डरता है और ये कायर मुनीर पीओके में लोगों पर गोलियां चलवाता है। देख रहे हैं आप, पीओके ने पाकिस्तान से विद्रोह कर दिया है, आप जान लीजिए। प्रदर्शन के तीसरे दिन भीषण गोलीबारी हुई दर्शकों। गोलीबारी में 30 से ज्यादा लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हैं, जबकि लोकल पुलिस के 5 से 7 जवानों के मारे जाने की खबर है।
दावा यह किया जा रहा है कि पुलिस ने दर्शकों निहत्थे लोगों पर खुलेआम फायरिंग की। देख रहे हैं आप कैसे भाग रहे हैं ये लोग, जिसके बाद पीओके के सभी 10 जिलों में हिंसा हो रही है, आगजनी की जा रही है। सबसे ज्यादा हिंसा हुई है दर्शकों मुजफ्फराबाद में, रावलाकोट में और मीरपुर में। आपको बताऊं, जबकि जेडब्ल्यूएसी की अपील पर पीओके में पूर्ण शटडाउन है। कि जेडब्ल्यूएसी वहां की पार्टी है। विद्रोही गुटों ने कई शहरों में पाकिस्तानी फौज और पुलिस को घेर लिया है। पाक सैनिकों की पतलून उतारकर पीओके के लोग नुमाइश कर रहे हैं। जबरदस्त हिंसा के बाद पूरे पीओके में इंटरनेट ब्लैकआउट लागू किया गया है। आपको बताएं, जैक ने 38 मांगों के पूरा होने तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है। लेकिन दर्शकों, ये विवाद दुनिया को देखना चाहिए। ये पाकिस्तान वहां पर मानव अधिकार का हनन कर रहा है। सुनिए वहां के लोग इस पर क्या कहते हैं। जो कुछ ये चाहते थे और जो कुछ ये करना चाहते थे, मौका देंगे इनको। सारे लोग एक साथ होकर मौका देंगे। अभी छछन का बड़ा काफिला, भारत का काफिला सारे पीछे हैं, वो आएंगे तो उसके बाद इज्तिमा करेंगे तमाम लोग। मेरी गुजारिश है एक एक बंदे से, जो कुछ ये चाहते थे और जो कुछ ये करना चाहते थे, मौका देंगे इनको। सारे लोग एक साथ होकर मौका देंगे। अभी छछन का बड़ा काफिला, भारत का काफिला सारे पीछे हैं, वो आएंगे तो उसके बाद इज्तिमा करेंगे तमाम लोग। मेरी गुजारिश है एक एक बंदे से। सुना आपने वहां के लोग क्या कह रहे हैं, वहां की आवाम क्या कह रही है। लेकिन मुनीर का अफसर तो कुछ और बात कहता है, वो भी आपको सुनवाता हूं। जो जबरदस्ती अपने जाती मफाद के लिए आज की यूथ को तबाह करने जा रहे हैं, जो अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को जो है ना वो उसके नाम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जबरदस्ती हमारी यूथ को, मासूम लोगों को पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के खिलाफ वर्गला रहे हैं, और जो हमारी जानों से खेल रहे हैं। इससे ज्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। तो ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है, ये कौन सा मॉडल है पुरअमन एहतजाज का। और मैं बिलखसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, सारी सड़कें खुली रखी, इनकी कॉल के ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन शरपसंदों को उन्होंने शट अप कॉल दी कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तानियत के साथ हैं, हम अमन के साथ हैं, हम मोहब्बत के साथ हैं, हम भाईचारे के साथ हैं। और अगर किसी ने देखना है तो आज देख ले, मेरी सिपा हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं और ये सीना तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के खिलाफ इसके एक-एक इंच की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। अब दर्शकों जरा सोचिए, वहां की आवाम क्या कह रही है और मुनीर का फौजी क्या कहता है। लेकिन असल तस्वीर इससे और अलग है दर्शकों। पहले आप ये देखिए, सड़क पर पीओके के लोग आ गए और मुनीर शहबाज से इंतकाम लेना चाहते हैं। दिखाइए जरा इन लोगों को, सुनवाइए। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, उसकी तस्वीर आप देखिए दर्शक। दावा किया जा रहा है कि वहां पर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, उनके सीने पर गोली मारी गई है। ये पाकिस्तान का वो विभत्स चेहरा है जो आज दुनिया को देखना चाहिए। अब आइए मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक। ये देखिए, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिक जो अभी भाग रहे थे, कई तो अपनी पतलून छोड़कर भाग गए। दिखाइए जरा इसे, पब्लिक ने कैसे पतलून की नुमाइश की। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये सीटों का संग्राम भी पीओके में चल रहा है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, कुल दर्शकों 53 सीट है, जिसमें सामान्य कितनी है दर्शकों, 35 सीट है, और आरक्षित सीट हैं 8। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, शरणार्थी सीटों की संख्या 12 कर दी है। इसी को लेकर पूरा विवाद है, इन्हीं 12 सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन यह तो आपने जान लिया कि 12 सीटों पर विवाद चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं,
ये पाकिस्तान खुद के जाल में फंस गया है। पाकिस्तान की निगाह कहां रहती है? भारत के कश्मीर पर। बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो झूठ बोलता है, लेकिन अब मुल्ला मुनीर और शहबाज परेशान हो गए। उन्हें नींद नहीं आ रही, देख रहे हैं आप, ऐसे परेशान बैठे हुए हैं क्योंकि पीओके जल रहा है। और खबर तो यह पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी होंगे, देखिए आप उनका मैप। पीओके में विद्रोह की प्रमुख वजह 12 सीटों का आरक्षण है दर्शकों। दरअसल पीओके में कुल 53 सीटें हैं जिनमें शरणार्थी कोटा है और 12 सीटें पीओके और कश्मीर शरणार्थियों के लिए रिजर्व है। पाकिस्तान ने कश्मीर को मुद्दा बनाए रखने के लिए यह दांव चला ताकि भारतीय कश्मीर के शरणार्थियों को चुनाव लड़ाया जा सके और विदेशी मंचों पर कश्मीर को विवादित मुद्दा बनाकर उठाया जा सके। लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान का यही दाव पीओके में भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया। पीओके के लोगों ने 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग उठाई क्योंकि ये शरणार्थी पीओके के बजाय अलग अलग शहरों में रहते हैं और इन सीटों पर पाकिस्तान की मुख्य पार्टी की पकड़ रहती है। आंदोलनकारियों ने इसे इस्लामाबाद का राजनीतिक बैकडोर बताया। शहबाज और मुनीर की चाल समझ गए वो लोग। आरोप है इन सीटों से केंद्र में बैठी शहबाज सरकार पीओके की राजनीति को नियंत्रित करती। पाकिस्तान की बड़ी पार्टियां अक्सर इन्हीं सीटों से फायदा उठाती हैं। आपको बताऊं, यही चाल स्थानीय जनता समझ गई और अब वो कह रही है जो यहां रहते ही नहीं हैं वो फैसला क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। आपको बताऊं, जेडबलएसी ने इन्हीं 12 सीटों को खत्म करने के लिए बंद बुलाया है। आपको जानकारी यह भी दे दें, सरकार ने मांग ठुकराई तो आंदोलन और उग्र होगा, यह भी कहा गया है। यानी कश्मीर की चाहत में पाकिस्तान अब पीओके भी गंवाने वाला है और भारत ने पहले ही इस राज्य में चुनाव पर आपत्ति जाहिर की थी और इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी क्योंकि पीओके भारत का है और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा वहां पर किया है। लिहाजा पीओके में चुनाव कराने का पाकिस्तान को कोई अधिकार ही नहीं है, इसलिए वहां पर विरोध हो रहा है और आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी की है, वो आपको सुनना चाहिए। It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are reports of police brutality, which you would have seen. There are several reports in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses. अब दर्शकों, आपने देखा कि भारत ने तो सख्त टिप्पणी की है, लेकिन दर्शकों पीओके में विद्रोह के कई और कारण हैं और पाकिस्तान का असली चेहरा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लंदन में पीओके का मुद्दा गूंज रहा है, अब ब्रिटेन तक चला गया है। दर्शकों दिखाइए जरा कैसे वहां पर नारे बुलंद किए गए। सोचिए आप कितनी नाराजगी है। अब आप देखिए पीओके में बवाल की एक और वजह। दर्शकों वहां पर पाकिस्तान कोई विकास नहीं करता है, वहां के लोग भूखे मरते हैं, आटा दाल उन्हें नहीं दिया जाता, जबकि ये उन लोगों का हक है, उनका अधिकार है, इसलिए वो लोग अब विद्रोह की आग जला रहे हैं। मिल रहा है, ये भी खराब आटा मिल रहा है, ये भी हमें बिल्कुल थर्ड क्लास आटा मिल रहा है, हमारे लोग पैसे। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, पीओके में पाकिस्तान की ये चाल रही है और वो वहां के लोगों को तड़पाना चाहता है। दर्शकों ये जग जाहिर हो गया है, ये आप देख रहे हैं। पीओके में बवाल की कोई एक वजह नहीं बल्कि 38 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पीओके जल रहा है। आटा दाल का संकट। दर्शकों पीओके में बगावत की बड़ी वजह भुखमरी है। पाक के दिवालिया होने का सबसे बड़ा असर पीओके पर पड़ रहा है। यहां देखिए आप, आटा और दाल की गाड़ी आती है, दूध चावल की गाड़ी आती है और बुनियादी चीजों की किल्लत है इसलिए ये लाई जाती है। 2025 के समझौते के तहत गेहूं पर भारी सब्सिडी देने का वादा हुआ, लेकिन बजट की कमी का हवाला देकर पाक सरकार वादे से मुकर गई।
और अब प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि आटा 2000 रुपए प्रति किलो के रेट से बिक रहा है। दर्शकों, आपको बताएं, कई इलाकों में आटा 90 से 120 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है और पीओके में चावल की कीमतें 300 रुपए प्रति किलो तक बताई जाती हैं। दाल वहां पर 250 से 400 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और आपको जानकारी ये दे दें, सिर्फ दाल, आटा, चावल नहीं, बिजली का संकट भी है। पीओके में नीलम, झेलम और मंगला बांध जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स हैं। यानी पीओके में भारी मात्रा में बेहद सस्ती पन बिजली पैदा होती है। पीओके में पैदा हुई पूरी बिजली सीधे पीएएल नेशनल ग्रिड में जाती है, जिससे इस्लामाबाद और पंजाब चमकते हैं, जबकि पीओके अंधेरे में रहता है। पीओके में बनी बिजली की कीमत 1.5 रुपए प्रति यूनिट के आसपास है, लेकिन यही बिजली पीओके के लोगों को 45 से 65 रुपए प्रति यूनिट बेची जाती है। आपको बताऊं, जैक अब पीओके में पैदा बिजली को बिना टैक्स सप्लाई की मांग भी कर रहा है और यही मांग है दर्शकों जो अब और ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। सुनिए जरा। देख लो, हम तुम्हारी मौत है। दौलतकारा देख लो, हम तुम्हारी मौत है। खून रंग लाएगा, मराना देख लो, हम तुम्हारी मौत है। दौलतकारा देख लो, हम तुम्हारी मौत है। खून रंग लाएगा, मराना देख लो, हम तुम्हारी मौत है। दौलतकारा देख लो, हम तुम्हारी मौत है। रोटी मांगी है पीओके के वासियों ने और उन्हें गोलियां मिल रही हैं। ऑलरेडी 25 से 30 लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ अपने रोटी और रोजी के लिए वो काम करना चाह रहे हैं या उनकी मांग है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इससे ज़्यादा बर्बरता और कर ही नहीं सकता। बट साथ में ये भी नज़र आ रहा है कि इस बार पीओके के निवासियों ने आर और पार की लड़ाई नहीं ढूंढी है, इस बार उन्होंने पार जाने की लड़ाई ढूंढी है। वो पार पाना चाहते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तान की बर्बरता से, पाकिस्तान के दमन चक्र से। अब दर्शकों, आपने देख लिया ये पीओके में हो रहा है, लेकिन भारत ने आज मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा दी है। दर्शकों, खबर आप देख लीजिए, भारत ने 12 परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन तैनात कर दिए हैं। बहुत बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों, ये भारत ने अपनी रक्षा में तैनात किए हैं। भारत हमेशा से कहता है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ते नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए दर्शकों। ये दर्शकों इतिहास का पहला मौका है जब 12 परमाणु हथियार तैनात किए गए। और आपको ये भी जानकारी दे दूं मैं, चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत के दुश्मन देश, सोचिए आप, अगर कोई पूरी तैयारी करेगा तो आपको बता रहा हूं, इसको लेकर भारत पीछे नहीं हटेगा। कोई भारत पर अगर निगाह डालेगा तो भारत उसका बदला जरूर लेगा। आइए मैं आपको बताता हूं कि तैयारी कैसी है। सबसे पहले दर्शकों आप ये देखिए, यही है वो परमाणु जिसको तैनात किया है। भारत ने पहली बार अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। आपको बताऊं, अलग अलग लोकेशन पर 12 परमाणु हथियार तैनात किए गए हैं। आपको बताएं, सिप्री की 2026 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। और पहले भारत परमाणु बम और मिसाइल अलग अलग रखता था, लेकिन अब पहली बार परमाणु हथियारों की ऑपरेशन में तैनाती का दावा किया गया है। जानकारी आपको दे दें, भारत इसे परमाणु रणनीति में बड़ा बदलाव भी मान रहा है। आपको बताएं, रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जाता है कि कुल परमाणु संख्या हमारी पहुंच गई है 190 पर और पिछले साल तक भारत के पास करीब 180 परमाणु थे। ये अब बढ़ गए हैं दर्शकों, यानी एक साल में भारत के करीब 10 परमाणु हथियार बढ़ गए हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। दावा एक और किया जाता है रिपोर्ट में, चीन और पाकिस्तान भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और परमाणु हथियारों की तैनाती चीन पाकिस्तान दोनों के लिए एक रणनीतिक संदेश भी है। जानकारी आपको दें, इस रिपोर्ट में भारत की परमाणु तैयारी में बड़ा बदलाव दर्शाया गया है। हालांकि परमाणु हथियारों की तैनाती की लोकेशन पूरी तरह से सीक्रेट होती है और इसकी कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन इसे लेकर अब एक्सपर्ट से भी आज हमने सवाल की। वो क्या कहते हैं सुनवाता हूं आपको।
अभी भारत ने जो एक तो न्यूक्लियर हथियार होता है और ये काफ़ी कैपेबिलिटी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, भारत की बहुत शक्ति है इसमें। और दूसरा है डिलीवरी मीन्स। तो हमारे डिलीवरी मीन्स 3 तरह के हैं, एक तो बाय लैंड है, एक बाय एयर है और तीसरा बाय समुद्र की तरफ से है, सबमरीन से भी अभी लॉन्च हो जाते हैं। तो ये जो ट्रायड जो बन गया है, इससे डिफरेंस बढ़ती है। इसका मतलब नहीं है कि हम ये सब इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये है कि दूसरे देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर हथियार नहीं फेंकेंगे, तब जाके, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो इस प्रकार की हरकत करेंगे तो भारत के पास जवाब है। तो ये जो हमारी न्यूक्लियर डिफरेंस बढ़ी है, ये मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और अगर सिप्री की रिपोर्ट ये बताता है तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अब दर्शकों, पाकिस्तान तो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, पीओके भी उसके हाथ से फिसल रहा है, लेकिन भारत ने अपनी बहुत बड़ी तैयारी की और आज भारत ने इतिहास रच दिया है। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, सेना को ब्रह्मास्त्र मिला है और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है जोजिला टनल। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए जोजिला टनल। ये प्रधानमंत्री का वो प्रोजेक्ट है जो ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था, अब ये पूरा हो गया है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, हमें सुनाइए। आज का दिन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का सुनहरा दिन है। अब दर्शकों, आप ये देखिए जरा, आज नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे, उनके साथ एसजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और यहां ब्रेक थ्रू मिला है। दर्शकों, ये ब्रेक थ्रू क्या होता है, ये आप देखिए, विस्फोट के बाद टनल एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी तरह से खुल गई है। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, ये जो तैयारी की गई है, ये भारत कई समय से कर रहा था, लेकिन आज भारत को दर्शकों कामयाबी मिली है। देश को आज एक अनूठा तोहफा मिला है जो आपके सामने है। देश को आज ये तोहफा मिला है जोजिला टनल। ये महत्वाकांक्षी टनल है और खुदाई इसकी आज पूरी हो गई है। टनल के बीच 2.5 मीटर के ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 2.5 मीटर ब्लॉक को ब्लास्ट करके हटाया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दोनों छोर आपस में कनेक्ट हो गए। एक छोर आपके सामने दर्शकों और दूसरा छोर इधर है। जम्मू कश्मीर की जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी सड़क टनल है, जिसमें एक ही सुरंग से दोनों डायरेक्शन में गाड़ियां चलती हैं, जो आप देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए सभी मौसम में काम करेगी। जोजिला टनल की लागत करीब 6,500 करोड़ रुपए है और इस टनल को जोजिला दर्रे के नीचे बनाया गया है। टनल का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। फरवरी 2028 तक ये चालू हो जाएगी और इसकी पूरी तैयारी की गई है। इसे लेकर आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा, वो आपको सुनवाता हूं। ये वर्ल्ड क्लास सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई गई है और इससे लद्दाख लेह को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका टेंडर 4 बार निकल चुका था पर निर्णय नहीं हो पा रहा था और 5वीं बार इसका एस्टिमेट 12,000 करोड़ का, जिसके ऊपर मैंने साइन की थी। पर मुझे आज खुशी है कि हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से इसमें 12,000 करोड़ तक जो कास्ट थी वो पूरा सब प्रकार का काम पूरा करके हम 7,000 करोड़ के अंदर करेंगे और कम से कम 5,000 करोड़ की बचत हमने इस काम में की है। सब जानते हैं कि कनेक्टिविटी से ही विकास होता है, आर्थिक समृद्धि आती है और पिछले 12 वर्षों में देश में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। खासतौर से जो हमारे बॉर्डर एरियाज है, वहाँ की कनेक्टिविटी की समस्या क्यों उसकी उपेक्षा हुई मैं नहीं जानता, लेकिन पिछले 12 वर्षों में देश में जो हमारे बॉर्डर एरिया है उनकी कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इस पर काफी जोर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को
को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जोजिला टनल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसकी तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। ये कितनी खास है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दर्शकों, टनल आपके सामने है। ये NH1 यानी श्रीनगर लेह हाईवे पर मौजूद है। ये टनल सोनमर्ग और मीनमर्ग को जोड़ेगी। दर्शकों, आपको बताएं, जोजिला मुख्य सुरंग की लंबाई लगभग 14.15 किलोमीटर है। समुद्र तल से करीब ये 12,000 फीट ऊंचाई पर है। टनल के भीतर 500 मीटर पर क्रॉस पैसेज भी बनाए गए हैं, यानी आपात स्थिति में मदद के लिए एस्केप टनल भी बनाया गया है। पहले इस हिस्से को पार करने में 1 से 1.5 घंटा, कभी 2-3 घंटे लगते थे। दर्शकों, अब टनल शुरू होने से यह सफर महज 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। दर्शकों, सोचिए, मात्र 15 मिनट में। ठंड के मौसम में भारी बर्फबारी से लद्दाख का कई हिस्सा कट जाता है दर्शकों, और जोजिला दर्रा बंद हो जाता था। मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। अब इस इलाके में साल भर में सड़क से संपर्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। श्रीनगर और लेह कनेक्टिविटी काफी ज्यादा मजबूत होगी। आपको बताएं, लद्दाख की अर्थव्यवस्था को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। पर्यटन को एक नई रफ्तार यहां पर मिलेगी दर्शकों, और इसीलिए इस टनल को तैयार किया गया। इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनवाता हूं आपको। अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी कभी युद्ध होगा, समझिए पाकिस्तान के साथ कारगिल में, या चीन के साथ अक्साई चीन में, जैसे कि गलवान में टेंशन हो गई थी, तो हमारी फौजी कॉन्वॉयज, ट्रुप्स की मूवमेंट, राशन भेजना, और सबसे बड़ी बात है अम्यूनिशन भेजना, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियों को भेजना, ये सब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी कंटिन्यूस रहेगा। समय भी बहुत कम लगेगा। दर्शकों, आपको मैं बताता हूं कि आखिर ये टनल कितनी महत्वपूर्ण है। अभी तो आपने इसकी खासियत देखी, लेकिन ये आसान नहीं है दर्शकों। ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आइए आपको विस्तार से समझाता हूं। जिसका लंबे समय से इंतजार था, आज वो घड़ी आ ही गई दर्शकों। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली ये टनल सामरिक दृष्टि से काफी अहम है। समझिए इसे, क्योंकि सर्दियों के 6 महीने में भारी बर्फबारी के चलते लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट जाता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान सरहद पर तैनात हमारे जवानों की मुश्किलें बढ़ाते हैं। आपको बताऊं, अब इस चुनौती को भारत ने पार कर लिया है। भारतीय सेना को ऐसा ब्रह्मास्त्र मिला है जो बॉर्डर पर गेम चेंजर साबित होगा, जो बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन के हर मंसूबे को मटियामेट करने में सक्षम होगा। जोजिला टनल के जरिए सेना की अब करगिल, लेह और सीधे चीन से लगी LAC तक पहुंच काफी आसान हो गई। दरअसल जोजिला टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। बॉर्डर पर दुश्मन की हरकतें और देश की जरूरतों के मुताबिक प्लान किया गया है दर्शकों। 19 मई 2018 वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। देखिए आप तस्वीर। अब ये टनल 6 महीने पहले बनकर तैयार हो जाएगी और जोजिला टनल 9.5 मीटर चौड़ी है, 7.57 मीटर ऊंची है। ये 31 किलोमीटर लंबी परियोजना का मुख्य हिस्सा है, जिसे सामरिक जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। इससे हवाई मार्ग पर निर्भरता काफी कम होगी। टनल से सेना की सप्लाई लगातार बनी रहेगी, यानी राशन, दवा, ईंधन पहुंचाना आसान होगा। सेना को बॉर्डर पर तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। सेना की लॉजिस्टिक सप्लाई भी आसान होगी। टैंक, तोप और सैन्य वाहन आसानी से पहुंच सकेंगे। सीमा क्षेत्रों में सेना की ऑपरेशनल क्षमता भी इससे बढ़ेगी। आपात स्थिति में फौज की त्वरित तैनाती भी इससे संभव हो पाएगी। और यह दर्शकों हमारे लिए बड़ी कामयाबी है, इसलिए दुनिया भर में, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर है दर्शकों, टीएमसी पर अंडे बरस रहे हैं। ये टीएमसी के नेता हैं, आज इनकी हालत खराब कर दी है दर्शकों, और ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। पूर्व मेयर सब्यासाची दत्ता पर आज अंडे टमाटर की बरसात हो गई। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए।
ये आप देखिए, झारग्राम में टीएमसी के दबंग नेता पर अंडों की बारिश कर दी। दिखाइए जरा, यहां नेता रोज पिट रहे टीएमसी के। एमएन सुनाइए। ये देखिए दर्शकों, ये ग्राम प्रधान है और इनको भी अंडे से मारा गया है। गनीमत रही कि ये महिलाएं, इसलिए पास आके इनके सबक सिखाया गया। ये आप देखिए, ये है हावड़ा में टीएमसी का गुंडा जिसका नाम माधव है। दर्शक देखिए जरा, जनता ने इसे कैसे सबक सिखाया। दिखाइए इसे भी। दर्शकों, सीएम शुभेंदु ने कहा था मौसम बदल रहा है, अब वहां पर धर्मांतरण गैंग पर भी प्रहार किया जा रहा है। सुनवाइए जरा, कितना हंगामा हुआ वहां पर। लोग देखिए, অর্থের লোক দেখিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে কনভার্ট করা হচ্ছে। আর মুখ্য আসামি এরাই। এই যে মুখটা দেখান আপনি, মুখটা দেখান, মুখটা দেখান, আপনি মুখটা দেখান। আরে ভিতরে মুখটা দেখাও না, মুখটা দেখান, মুখটা দেখান। খ্রিস্টান ধর্ম পালন করছে। খাবে ভারতের, খাবে ভারতের, আর খাবে ভারতের, আর বলতে হবে ইংল্যান্ডের। अब दर्शकों देखिए, ये जहांगीर आपको याद है ना, जो अपने आप को पुष्पा बताता था, अब वो भी सलाखों के पीछे चला गया है। इसे कल ही नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था, अब ये सलाखों के पीछे है। दिखाइए अगली तस्वीर जरा। आज दर्शकों गजब हो गया। ये तस्वीर आप देखिए, बंगाल बीजेपी ने आज पोस्ट किया है कि सबका हिसाब किया जाएगा। फुल फ्रेम दिखाइए, सुनवाइए। लुटेरों अत्याचारियों का पूरा हिसाब होगा। लुटेरों अत्याचारियों का पूरा हिसाब होगा। लुटेरों अत्याचारियों का पूरा हिसाब होगा। देखा दर्शकों, आप मोदी ने कहा था, पीएम मोदी ने, कि सबका हिसाब होगा, और अब पश्चिम बंगाल में वही हो रहा है। देख रहे हैं आप, पीएम मोदी ने कहा और इधर जनता सबक सिखा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दबंग नेता मुश्किल में है। सत्ता बदलते ही दादागिरी और वसूली का हिसाब हो रहा है। जुल्म से परेशान जनता अब भड़ास निकाल रही है। गुस्से का पहला शिकार अभिषेक बनर्जी बने थे। अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ और आज विधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर निशाने पर आ गए। देखिए, कोर्ट में पेशी के दौरान सब्यासाची दत्ता पर अंडे टमाटर की बरसात कर दी। आपको बताएं, आमरा दाह की ग्राम प्रधान मौसमी मैती पर भी अंडे फेंके गए। मौसमी मैती लंबे वक्त से लापता थी, उन पर गबन का आरोप था। झारग्राम में तो टीएमसी के दबंग नेता की जमकर पिटाई हुई। इधर आज टीएमसी के पुष्पा यानी जहांगीर भी जेल के पीछे चला गया। डायमंड हार्बर सब डिवीजन कोर्ट ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया और इसे लेकर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई। सुनिए जरा। यार एक कंप्लेंट दी, उसके ऊपर उसके आधार पे इसको गिरफ्तार किया गया। विधाननगर पुलिस का हम बोलते हैं भाई शाबाश, आप इतना जल्दी इतना बढ़िया काम करोगे तो नागरिक का सपना और भी बढ़ जाएगा। क्या कहेंगे सर, उनको देख के अंडा और डीम और गोबर फेंका गया, नए तरीका है विचार का। वे लोग इतना थक गए इन लोगों को देख देख के, अभी ना ये भड़स निकल रहा है, ये कुछ ना कुछ तो करेगा। तो गोबर देखे हैं, अंडा देखे हैं। विधाननगर में अंडा का दाम दो तरह का अंडा है, एक खाने वाले और एक फेंकने वाले। ये फेंकने वाले अभी 20 रुपया और खाने वाले भी 10 रुपया। तो क्या करें, ये ठीक नहीं है। विचार कोर्ट में होनी चाहिए, पुलिस के हिसाब ऊपर छोड़ देना चाहिए, फिर भी लोग का भड़ास तो होगा ही। देखिए, उसका ऊपर तो बहुत एफआईआर चल रहा है, उसको पुलिस ढूंढ रहा था। 26 अप्रैल तक ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश था
उसका बाद में वो यहाँ से भाग गया। वो बहुत जगह में ढूंढा पुलिस, फिर नेपाल बॉर्डर से उसको पाया और अरेस्ट किया। आज एक केस से आ रहे हैं, वो एक व्यवसायी को व्यवसायी का घर में लूटपाट और उसका पीटा और उस बहुत बैडली इंजर्ड हुआ। 307 का एक मामला है, उसका मामला से आज प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ 10-12 केस अभी है, वो भी वहाँ पर आएगा उसका ऊपर। ऐसे चल रहा है। बहुत टॉर्चर किया है फलता का ऊपर, माँ बहन का ऊपर बहुत टॉर्चर किया है और घर लूटपाट किए हैं और जो गवर्नमेंट जो स्कीम है उस स्कीम का जो पैसा है पूरा एकदम तजरुब किया है लोग। अब दर्शकों, यहां पर टीएमसी के नेताओं की पिटाई हो रही है और उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। आज उनके आवास पर सीआईडी की टीम पहुंची। दर्शकों दिखाइए जरा, आज सीआईडी की टीम पहुंची, काफी ज्यादा हंगामा वहां पर हुआ है। एम्बियंस सुनाइए। लेकिन टीएमसी के नेता कुणाल घोष कह रहे हैं ये बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। सुनवाइए जरा क्या आरोप उन्होंने लगाए। हमारा कोई जान देखिए, कौन केस में आया, क्यों आया और यहाँ पर क्यों आया, इसके ऊपर हमारा कोई जानकारी नहीं। अपैरेंटली ये हो सकता है एक विंडिंग पॉलिटिक्स का कोई कुछ। आज दर्शकों काफी ज्यादा देर तक सीआईडी की टीम वहां पर रुकी रही, घंटों रुकने के बाद चली गई। लेकिन खबर यह है कि अब सीआईडी के रडार पर आ गए हैं अभिषेक बनर्जी और अभिषेक बनर्जी फंस गए दर्शकों पूरी तरह से। अभिषेक बनर्जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चुनावों से पहले, अब पूरी तरह से फंस गए। क्या हुआ है आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए दर्शकों, विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज कोलकाता में सीआईडी की टीम ने ममता बनर्जी के आवास पहुंचकर जांच की कोशिश की। सर्च वारंट के बावजूद सीआईडी की टीम को गेट पर ही रोक दिया। देखिए आप, गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया। करीब 1 घंटे की बहस के बाद टीम गेट के अंदर दाखिल हुई। सीआईडी ने कालीघाट स्थित टीएमसी के कार्यालय पर छापामारी की। यह कार्यालय पूर्व सीएम ममता बनर्जी के आवास से बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है। और सीआईडी ने अभिषेक के कैमक स्ट्रीट कार्यालय में भी छानबीन की। दावा है कि जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखा है, खंगाला है। जांच टीम ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि जब जाली सिग्नेचर हुए उस दिन दफ्तर में कौन कौन मौजूद था। अभिषेक सीआईडी के समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। 3 बार अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया जा चुका है। आज तीसरे समन की डेडलाइन शाम 5 बजे तक थी, इसलिए अभिषेक पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। अगर अभी भी कदम नहीं उठाया तो अभिषेक बनर्जी फंस जाएंगे। दर्शकों सुनिए जरा। डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। लोकतंत्र को लुटेरे लोगों ने देश के अंदर लोकतंत्र को लूटने का और रौंदने का काम कर दिया। डरा करके धमका करके पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। देखिए लड़ाई सीधी है और राहुल गांधी के अलावा किसी के अंदर वो दम नहीं है जो देश के अंदर इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ सके। अरे वो दीदी का घर में मत बोलिए कि चोरों का दीदी का घर में गया है सीआईडी। चोरों का रानी को किसने बताया था? डाकत रानी किसने बताया था? उसी का घर में सीआईडी गया है, देरी में गया है। हो गया, तृणमूल तो ऐसे घाट में चला गया। आप और क्या, खाट और घाट, यही तो है उन लोगों का हालात। टीएमसी का बोला दीदी बदल गई तो गई ना, लेकिन उनको नजर में अब आई, यही दुख की बात है। तो दीदी तो कब का बदली, 16 में तो दीदी बदल चुकी थी। जिस दिन से भातीजा को लाया दीदी उस दिन से बदल गई थी। ये तृणमूल या बंगाल या ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट। कोई भरोसा नहीं, कोई अब राजनीति तो हो रही है दर्शकों, लेकिन देखना होगा ममता की पार्टी का आखिर होता क्या है। आगे बढ़ेंगे, आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। ईरान में युद्ध हो रहा है, जनता चाहती है कि हम जीतें, आर्या पार की लड़ाई के मूड में। लेकिन दर्शकों अब रोटी के लाले पड़ गए। दिखाइए पहली तस्वीर, वहां ईएमआई पर रोटी मिल रही है क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से समंदर में घेर कर खड़ा हुआ है और ईरान ने अपाचे को मार गिराने का दावा किया। यानी रोटी नहीं है, लेकिन अमेरिका को जवाब देना ईरान जानता है और पूरी तैयारी कर रहा है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ईरान पर अमेरिका की जबरदस्त बमबारी की खबर है।
यानी इजराइल और अमेरिका रुक नहीं रहे हैं। इधर दर्शकों, इजराइल भी ईरान पर बम बरसा रहा है और इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत है ईरान में, क्योंकि अगर ऐसे ही बम बरसते रहे तो ईरान बहुत पीछे चला जाएगा। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों में। ये कल जो आपको दिखाई थी मैंने, देखिए आप कैसे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया था। इस वजह से ईरान काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, वापस आइए। ये आप देखिए दर्शकों, इन सब बम वर्षा के बाद ईरान में रोटी की दिक्कत है। दूध, चावल, दही सब कुछ EMI पर मिल रहा है और ये काफी ज्यादा चिंता की बात है दर्शकों। आप फोन ले लीजिए EMI पर, आप वॉशिंग मशीन ले लीजिए, आप फोन के साथ साथ रेफ्रिजरेटर, दुनिया का सारा सामान EMI पर ले लीजिए, लेकिन रोटी जब EMI पर मिलेगी तो सोचिए क्या हो रहा होगा। अमेरिका ईरान जंग पर सस्पेंस बरकरार है। जंग कब रुकेगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस है। लेकिन युद्ध से ज्यादा ईरान के लोग अब महंगाई से परेशान हो गए हैं। वो अमेरिका या इजराइल के बम से ज्यादा महंगाई से डरे हुए हैं दर्शकों। ईरान में इन दिनों महंगाई ने भयानक कहर बरपा रखा है। ईरान में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है और कई इलाकों में लोग रोटी EMI पर खरीद रहे हैं। राशन और सुपरमार्केट पैकेज भी EMI से ले रहे हैं। चावल पहले 240 रुपए प्रति किलो मिलता था, अब आपको बताऊं 1 किलो चावल 928 रुपए का मिल रहा है, जबकि चावल की कीमत 287% तक बढ़ गई है। कुकिंग ऑयल 84 रुपए प्रति लीटर पहले मिलता था, लेकिन अब 1 लीटर कुकिंग ऑयल 445 रुपए का मिल रहा है। कुकिंग ऑयल में 430% तक बढ़ोतरी हुई है। 24 रुपए किलो वाला आलू 96 रुपए किलो का मिल रहा है, मतलब आलू की कीमत 300% तक बढ़ गई। इस तरह अंडे की कीमत 345% तक बढ़ी, जबकि दूध 139% तक ईरान में महंगा हो गया है और इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, सुनिए। ईरान की जो आंतरिक स्थितियां लगातार बहुत ही ज़्यादा गंभीर और दुर्दशा की स्थिति में पहुंच गई हैं। डिज़ास्टरस सिचुएशन है और ये जो पूरी स्थिति है वो जाहिर है कि ईरान के लोगों की जो कितने दयनीय हालात हैं उसको दर्शाती है। लेकिन ईरान की जो सरकार है वो जो IRGC लेड इस्लामिक रिजीम है वो इस सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने एडामेंट रुख पर कायम है। अपने रुख में वो कोई सकारात्मक बदलाव नहीं ला रही है और वो जाहिर है कि अमेरिका से लगातार युद्ध करने की बातें इत्यादि ही कर रही है। लेकिन अगर ईरान की सरकार में जरा भी कोई सद्बुद्धि है तो उसे अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने रिजीम के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब दर्शकों, जो भारतीय बाहर रहते हैं या आपके भी रिश्तेदार अगर बाहर पढ़ने जाते हैं, विशेष तौर पर अमेरिका जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। आज डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका धीरे से लगा है। कैसे, आइए दिखाता हूं मैं आपको। H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया था वो फैसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए उल्टा साबित हुआ। कोर्ट ने फटकार भी लगाई दर्शकों और उसे रद्द भी कर दिया। अगली तस्वीर दिखाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारतीय वहां पर रहते हैं उनको लेकर फीस बढ़ा दी थी H-1B वीजा की, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। और ये दिखाइए जरा कैसे वहां पर भारतीय खुश हैं, क्योंकि अब भारतीयों को फायदा होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर जो भारतीय H-1B वीजा लेके जाते हैं उनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला क्या था, वो कैसे पलटा और अब भारतीयों को फायदा क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जोर का झटका धीरे से लगा है। पहले तो ये सुनिए, कोर्ट ने H-1B वीजा पर फीस वसूली नीति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा H-1B वीजा पर यह फीस नहीं बल्कि एक टैक्स की तरह है और इस टैक्स को कोई भी राष्ट्रपति संसद की मंजूरी से ही वसूल सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाई थी, मतलब किसी भारतीय को H-1B वीजा पर 95 लाख रुपए देना पड़ते। ट्रंप ने सितंबर 2025 में H-1B वीजा पर फीस वसूली की नीति लागू की थी और इस फैसले के बाद 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल बॉस्टन पहुंचे, बॉस्टन कोर्ट, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इसके खिलाफ ट्रंप अपील कर सकते हैं आगे। और अमेरिका में H-1B वीजा पॉलिसी है
ये आप जान लीजिए, जो विदेशी स्किल्ड वर्कर्स को दी जाती है। यूएस में काम करने के लिए H1B वीजा अनिवार्य है। अब तक H1B वीजा पर 2 से 5 हजार डॉलर लगते हैं। H1B वीजा पर लगने वाली ये फीस अमेरिकी कंपनियां ही देती हैं। लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने इस फीस की राशि को $1 लाख कर दिया। इसका सीधा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ा था दर्शकों, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय वहां H1B वीजा पर है। ऐसे में यह फैसला भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। और इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, सुनिए। ये फेडरल जज सच में हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कोर्ट सिस्टम में जो कुछ हो रहा है वो वाकई अजीब है। वे हमारे देश को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, भारतीयों के लिए अच्छी खबर है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक सबक है, क्योंकि उनका हर फैसला इसी तरह से पलट रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है संत प्रेमानंद जी महाराज से। वो कहते हैं, हर इंसान को जीवन में 2 तरह के मित्र बनाने चाहिए। पहला, भगवान श्री कृष्ण की तरह, जो बिना लड़े ही आपकी जीत पक्की कर दे। और दूसरा, कर्ण जैसा, जिन्हें मालूम है कि हार सामने खड़ी है, फिर भी वो दोस्त का यानी आपका साथ ना छोड़े। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।